यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि सांप्रदायिकता का क्या अर्थ होता है, उसकी क्या अवधारणा है, उसके क्या क्या विकास के ऐसे कौन कौन से मार्ग है जिनके द्वारा उनका विकास होता गया। और हमने पढ़ा था कि ऐसे कौन कौन से जो कारण होते हैं जिनके माध्यम से सांप्रदायिकता को फैलाने में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। उन बातों के बारे में भी हमने जिक्र किया था। आज हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं कि सांप्रदायिकता से संबंधित कुछ विश्व में कुछ प्रमुख जो घटनाएं हैं, विशेषकर भारत से संबंधित, उनके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सांप्रदायिकता के फलस्वरूप क्या क्या परिणाम उपस्थित हुए या परिणाम उपस्थित होते हैं, उस बात के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सांप्रदायिकता की समाधान के ऐसे कौन कौन से उपाय हैं, ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स है, ऐसी कौन कौन सी बातें जिनके द्वारा हम सांप्रदायिकता का समाधान कर सकते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और उसके बाद में हम देखेंगे एक निष्कर्ष, एक सार के रूप में कि सांप्रदायिकता आखिर क्या, कैसे, और उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स देखने का प्रयास करेंगे। इस अध्ययन बिंदु के साथ में दिनेश कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम टॉपिक की तरफ अग्रसर होते हैं। सांप्रदायिकता से संबंधित कुछ घटनाएं। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। 1947 में भारत का विभाजन, भारत और पाकिस्तान किया अलग थलग होना, जहां एक तरफ भारत को आज़ादी मिली तो दूसरी तरफ विभाजन भी मिला। इसी प्रकार हम इससे पहले की कंडीशंस के बारे में देखने का प्रयास करें तो भारत का एक और पड़ोसी देश हुआ करता था, बांग्लादेश। 1905 में बांग्लादेश का भी क्या कर दिया जाता है, उस भारत से अलग थलग कर दिया जाता है, तो वहाँ पर भी हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद 1947 भारत पाकिस्तान का एक अलग थलग होना माना ही जाता है। 1984 में सिख विरोधी दंगे, ये भी एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। सिखों से संबंधित, सिख जाति से संबंधित दंगे जो हुए थे, ये भी एक बहुत बड़ी घटना है। 1989 में घाटी, जो कश्मीर में स्थित है, में कश्मीरी पंडितों का निष्कासन, ये भी एक घटना है। 1992 में बाबरी मस्जिद विवाद, जो वर्तमान परिस्थिति तक इसकी जड़ें आ चुकी है, वर्तमान परिस्थिति में भी इसका जिक्र किया जाता है कि किस प्रकार से उसमें जो राजनीतिक जो दल थे वहाँ भी किस प्रकार से इन्वॉल्व हुए थे और किन किन व्यक्तियों को इसमें क्लीन चिट मिली, किन किन व्यक्तियों को इसमें दोषी ठहरा गया। इन सभी बातों के बारे में हम देखते हैं और पढ़ भी चुके हैं। वर्ष 2002 में गुजरात में दंगे, ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है। और वर्ष 2013 में मुजफ्फरपुर में दंगे। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो सांप्रदायिकता से संबंधित फैली घटनाओं में से एक मानी जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ परिणाम हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं, वह कौन कौन से होते हैं उनको देख लेते हैं। देश में बार बार होने वाली सांप्रदायिक हिंसा धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने वाले संवैधानिक मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह लगता है। किससे? सांप्रदायिकता से। एक एकता जो होती है वहाँ भी एक धीरे धीरे करते उसका भी क्या होता है, विघटन होता है। सांप्रदायिकता हिंसा में पीड़ित परिवारों को इसका सबसे अधिक खामियाजा भुगतना पड़ता है। जहाँ पर जिस परिवार पर इस घटना की जो इसका सीधा असर होता है, उससे सबसे अधिक इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। उन्हें अपना घर, प्रियजनों, यहाँ तक कि जीविका के साधनों से भी हाथ धोना पड़ता है। जो अपना एक हम कह सकते हैं पूरा कुटुंब जो होता है, वहाँ पूरा कुटुंब इससे नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। सांप्रदायिकता समाज को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करती है। पूरे समाज को ही एक सांप्रदायिकता के आधार पर डिवाइडेशन हो जाता है इसका। इसके बाद
सांप्रदायिक हिंसा की स्थिति में अल्पसंख्यक वर्ग को समाज में संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। ये भी बात बहुत अच्छे तरीके से हम जानते हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम में अगर या फिर किसी अन्य धर्म से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का कुछ छूट-फूट विद्रोह हो जाता है, उसमें हम अल्पसंख्यक जो होता है उसको हम विशेष तौर पर उसमें हम उसको दोषी मानते हैं और इससे देश की एकता व अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न होता है। सांप्रदायिकता देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी चुनौती प्रस्तुत करती है, क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने वाले एवं उससे पीड़ित होने वाले दोनों ही पक्षों में देश के ही नागरिक शामिल होते हैं, कोई विदेशी तो होता नहीं है। क्योंकि जो पक्ष पीड़ित होता है वहाँ और पीड़ित करने वाला दोनों पक्ष एक ही देश के होते हैं, जिससे भी क्या होता है एक आंतरिक कलह की स्थिति बनती है और जब ज़रूरत पड़ती है एकता की तो उस समय ये वहाँ पर बाधक बनने का कार्य करती है। इसका समाधान किस प्रकार से हम कर सकते हैं? वर्तमान आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करने के साथ साथ शीघ्र परीक्षणों और पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता है, जो पीड़ितों के लिए निवारक के रूप में कार्य कर सके। ये एक हम पहलू हम अच्छा कह सकते हैं कि अगर किसी भी प्रकार की अगर ऐसी कोई घटना होती है तो पीड़ित पक्ष को क्या किया जाए, पर्याप्त उसका जो हम कह सकते हैं उसका मुआवजा जो होता है उसके रूप में हम उसको सांत्वना दे सकते हैं। इसके बाद शांति, अहिंसा, करुणा, धर्मनिरपेक्षता और मानवतावाद के मूल्यों के साथ साथ वैज्ञानिकता एक मौलिक कर्तव्य के रूप में निहित और तर्कसंगतता के आधार पर स्कूलों और कॉलेजों विश्वविद्यालयों में बच्चों के उत्कृष्ट मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने के मूल्य उन्मुख शिक्षा पर जोर देने की आवश्यकता है, जो सांप्रदायिक भावनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। स्कूल्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म माना जाता है जहाँ पर इन बातों का कोई अर्थ नहीं होता, इन बातों की कोई जगह नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों से संबंधित बच्चे होते हैं। स्कूल्स है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है। यहाँ पर इस बात का कोई जिक्र नहीं होता, इस बात का किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं होता है। यहाँ पर एक ही बात होती है और वहाँ होती है शिक्षा। तो शिक्षा भी किस प्रकार की देनी जिससे क्या हो, उनका सर्वांगीण विकास हो सके और उनके क्या हो, उनका जीवन सफल हो। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए मजबूत कानून की आवश्यकता होती है। अतः सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास विधेयक 2005 को मजबूती के साथ लागू करने की आवश्यकता है। ये कानून बना हुआ लेकिन इसमें कोई इतना दम नहीं है और इसको एक फॉलो करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती माना जाता है। इसलिए अगर इसको सही ढंग से लोगों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा अगर इसका फॉलो किया जाए तो हम एक इसको अच्छा पहलू मान सकते हैं। साथ ही बिना किसी भेदभाव के युवाओं की शिक्षा एवं बेरोजगारी की समस्या का उन्मूलन किए जाने की आवश्यकता है, ताकि एक आदर्श समाज की स्थापना की जा सके। देश की जो युवा पीढ़ी होती है वह देश के भविष्य के रूप में उसको माना जाता है और बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है, एक ऐसी दीमक है जो अंदर ही अंदर उस व्यक्ति को खोखला कर देती है। तो ये दो ऐसे पक्ष हैं जिनका समाधान पूरी तरीके से करना आवश्यक है। अगर इन दोनों का समाधान सही तरीके से हो जाता है उचित समय पर, तो एक आदर्श समाज की स्थापना हो जाती है। एक आदर्श समाज जहाँ पर मूलभूत जो अपनी आवश्यकताएं जो होती है उनको पूरा करने में व्यक्ति किसी भी प्रकार की संकोच की स्थिति में नहीं रहे और
अपनी जो आवश्यकता होती है उनको पूरा कर वहाँ आसानी से पूरा कर ले। लेकिन जब तक ये शिक्षा, सही शिक्षा, उचित शिक्षा, सर्वांगीण शिक्षा और बेरोजगारी, ये दो चीज़ें ऐसी है जिनका सही समय पर अगर इनका समाधान नहीं किया जाता है तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम देखें कि आखिर में सांप्रदायिकता किस रूप में हम इसे देखते हैं। वर्तमान समय में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं भारत के साथ साथ विश्व स्तर पर भी देखी जा रही है। धर्म, राजनीति, क्षेत्रवाद, नस्लीयता या फिर किसी भी आधार पर होने वाले सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए जरूरी है। छोटी मोटी जो भी घटनाएं होती है उनको रोकनी चाहिए, विशेषकर धर्म से संबंधित, राजनीति, क्षेत्रवाद, इन फील्ड को छोड़ना ही नहीं चाहिए। यहाँ से तो इनको रोकना बहुत ज़रूरी है और हम सब मिलकर सामूहिक प्रयास करें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी एवं सच्ची निष्ठा के साथ में करें। अपने जो कर्तव्य हैं उनको हम सही तरीके से उनका पालन करें और उनको पूरा करने का प्रयास करें। यदि हम ऐसा करने में सफल हो पाते हैं तो निश्चित रूप से न केवल देश में बल्कि विश्व स्तर पर सद्भावना की स्थिति कायम होगी। क्या एक सद्भावना, एक मेल मिलाप की स्थिति कायम हो जाएगी, क्योंकि सांप्रदायिकता का मुकाबला एकता एवं सद्भाव से ही किया जाता है। एक अकेला व्यक्ति सांप्रदायिकता का तोड़ नहीं निकाल सकता है। उसके लिए सबसे पहली कंडीशंस रहती है कि सबसे पहले अपना जो क्षेत्र विशेष जो होता है उसको एकता के सूत्र में बांधना, एकता के सूत्र में बांधकर ही इस सांप्रदायिकता का अंत किया जा सकता है, वरना नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हमने हमारा यहाँ पर टॉपिक क्लियर हो जाता है कि किस प्रकार से सांप्रदायिकता फैलती है। उसके कुछ ऐसी बातें हैं अगर जिनको फॉलो किया जाए तो उनको हम रोक भी सकते हैं। और एक बीच में छुटपुट यहाँ पर बात सामने आती है कि कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का अंत करने के लिए एकता की महत्वता भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा टॉपिक जो था वह यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। कल फिर मिलेंगे हम एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।